नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद साक्षी महाराज ने एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। साक्षी महाराज ने तंज भरे अंदाज में कहा है कि ओवैसी अब बिहार के बाद बीजेपी को पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी मदद करेंगे। साक्षी महाराज ने यह भी कहा कि यह ईश्वर की कृपा है, भगवान उन्हें भी शक्ति दे। उन्होंने बिहार में हमारी मदद की और अब उत्तर प्रदेश के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी वो हमारी मदद करेंगे। यानी कि साक्षी महाराज के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गईं और विपक्ष के नेता अपने आरोपों को अब सही साबित करने में जुट गए। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट करके कहा कि ओवैसी के साथ बीजेपी के गठजोड़ की सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने चुनाव लड़ा था और उन्होंने 5 सीटों पर जीत भी दर्ज की थी, जिस पर विपक्षी दलों ने उन पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगा दिया था। अब ओवैसी के दल ने बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की थी और मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके में उनकी पार्टी को 5 सीटों पर जीत भी मिल गई। अब ऐसे में ओवैसी पश्चिम बंगाल के साथ अब यूपी में भी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुके हैं, जहां पर मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है। ओवैसी ने यूपी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ने के संकेत दे दिए हैं। दोनों नेताओं ने मुस्लिम बहुल आजमगढ़ पर फोकस करते हुए पूर्वांचल के इलाके का पिछले दिनों दौरा भी किया। विपक्षी दल लगातार ओवैसी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाते रहे, लेकिन साक्षी महाराज के बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि बीजेपी भी इन कयासों को भुनाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या ओवैसी वाकई में बीजेपी के मददगार हैं? आज इसी सवाल के साथ एक खास पैनल के साथ करेंगे हम आज की बड़ी बहस। तो बड़ी बहस में आज हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले आइए आपको बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के उस बयान को सुनवाते हैं जिसके बाद सियासी हलचल इसमें गरमाई हुई है। ओवैसी जी यूपी चुनाव की तैयारी में जुट गए, क्या भाजपा को फायदा होगा या नुकसान? कौन? ओवैसी जी जो आ गए हैं कल आजमगढ़ में, आज आजमगढ़ में कार्यक्रम कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। ओवैसी साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया वो सरासर झूठ है और ऐसे और बेसुरे लोगों के इल्ज़ामों का जवाब देना मैं मना। तो वहीं साक्षी महाराज के बयान पर विपक्ष के नेताओं ने किस तरह से बीजेपी पर वार किया है, आइए आपको यह भी सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों और अपने कार्यकर्ताओं के समर्पण के भाव के आधार पर चुनाव में अभी तक विजय प्राप्त की है। भविष्य में भी देश के अन्य राज्यों में हिस्सों में होने वाले चुनाव में भी इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। उसके विपक्ष में कौन है, वह गठबंधन कौन है, इसका भारतीय जनता पार्टी से कोई असर नहीं पड़ना है। ऐसे लोग जो जाति और धर्म की राजनीति करते हैं, सीधे तौर पे वो फायदा किसे पहुंचाएंगे? जाति और धर्म की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी को। और इस बारे में तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद, कई नेता इस बात को कह चुके हैं कि उसे ओवैसी भारतीय जनता पार्टी का लाभ करते हैं। जब वो धर्म की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, तो निश्चित तौर से वो भाजपा को सिर्फ और सिर्फ फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी ओवैसी वही काम करने आए हैं जैसा उन्होंने बिहार में किया था। जब तक साक्षी जी महाराज का बयान नहीं आया था तब तक तो सिर्फ एक्टेसरिया सामने था बिहार के चुनाव के अंदर कि सारे दल या भारत के लोग, बिहार के लोग ये कह रहे थे कि ओवैसी साहब को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, फंडिंग तक उन्होंने की है, हेलीकॉप्टर में पेट्रोल भी भराया है। लेकिन साक्षी जी के बयान के बाद से तो मेंसरिया भी साफ हो गई, क्योंकि जब एक्टेस रिया का मेंसरिया से कंप्लायंस हो गया तो सारी चीजें तो क्रिस्टल क्लियर हो गई। आम जनमानस में एकदम साफ बात आ गई कि साक्षी जी महाराज ने भारतीय जनता पार्टी की पूरी पोल खोल के रख दी है, क्योंकि वो बड़पोलेपन में अपनी सही बातें कह गए। ओवैसी जी तो वाकई में साक्षी महाराज जब भी बयान देते हैं तो उसके बाद राजनीतिक चर्चाएं गर्म हो ही जाती हैं। और इस बार भी साक्षी महाराज ने भले ही इसको व्यंग भरे लहजे में कहें, तंज भरे लहजे में कहें या मजाकिया अंदाज में कहें, जिस बात को भी लेकर के उन्होंने इस बयान को दिया उसके बाद राजनीतिक हलचलें तेज होनी थी और वो हो गई, क्योंकि विपक्ष लगातार बिहार के चुनाव से भी और उसके पहले भी ओवैसी को हमेशा
भारतीय जनता पार्टी की बी टीम ही करार देता रहा। और अब चूंकि साक्षी महाराज ने जो बात कही है उस पर वार पलटवार कैसे हो रहे हैं वो भी आपने सुना है। हालांकि अब इस बयान के मायने क्या समझे जाएं, इसका क्या महत्व होगा आगे आने वाले तमाम चुनावों में, क्योंकि जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां लामबंद होकर के इस बात को कई बार कह चुकी हैं कि ओवैसी जहां भी चुनाव लड़ते हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा पहुंचाते हैं, और कुछ उसी प्रकार की बात अब साक्षी महाराज की तरफ से भी कही गई है। और अब विपक्ष इसको लेकर के अब आक्रामक अंदाज में भी नजर आ रहा है। साफ तौर पर आरोप यह लगा रहा है कि जिस बात को विपक्ष अभी तक कहता रहा, जो कि ढकी छुपी बातें थीं, और अब उसको साक्षी महाराज अगर कह रहे हैं तो उनका असली चेहरा सामने आ गया। ऐसे आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए गए हैं। कुल मिलाकर के अब राजनीतिक माहौल और राजनीतिक चर्चाएं गर्म होना लाजमी है, क्योंकि बंगाल के अंदर चुनाव होने हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है और कई अन्य राज्यों में भी चुनाव उसके साथ होंगे, और सियासी पारा इसी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आपने देखा है कि पिछले दिनों असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा तमाम छोटे जो क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ मुलाकात हुई है, एक संयुक्त मोर्चा बनाया जा रहा है, जिसके तहत इस बार विधानसभा चुनावों के अंदर अपने कैंडिडेट्स को उतारने की भी बात चल रही है। और इन सब के बीच में साक्षी महाराज का यह बयान कहीं ना कहीं प्रदेश की राजनीति को और ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। सवाल यह है कि क्या ओवैसी वाकई में बीजेपी के मददगार हैं? साक्षी महाराज के इन बयानों के मायने क्या हैं? विपक्ष जिस बात को कह रहा है उसको किस तरीके से देखा और समझा जाए, क्योंकि तमाम विपक्षी दल, चाहे कांग्रेस की हम बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, मुखर होकर के इस बात को कहा गया है कि ओवैसी के आने पे निश्चित तौर पे इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। हालांकि इस बात को बीजेपी सिरे से नकार भी रही है। यह भी कह रही है कि बीजेपी के पास अपना एक कार्यकर्ताओं का पूरा संगठन है, बीजेपी को ऐसी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हां, अगर विपक्षी दल कह रहे हैं इस प्रकार की बात तो इस पर विचार करने की, गौर करने की जरूरत ओवैसी को ज्यादा है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं। हालांकि अब ओवैसी की एंट्री से किसको फायदा होता है, किसको नुकसान होता है, ये सब भविष्य के गर्त में है। चुनाव के अंदर जनता किसको चुनती है, किसको सीटें मिलती हैं, ये भी भविष्य के गर्त के अंदर है। लेकिन क्योंकि चुनावी समीकरण पहले ही बनते हैं और इस वजह से भी ओवैसी के आने से जो तमाम वोट बैंक हैं उनको लेकर के अपनी अपनी तरह से प्रतिक्रियाएं व्यक्त हो रही हैं। और अब जिस तरीके से ओवैसी की एंट्री उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति में हो रही है उसको लेकर के भी जाहिर बात है कि इस तरीके की बयानबाजियां होनी थी, और वो बयानबाजी अब राजनीतिक चर्चाओं के तौर पर भी आपको देखने को मिल रही है। क्योंकि साक्षी महाराज का ये बयान, हालिया बयान, अपने आप में इन चुनावों की चर्चाओं को और ज्यादा गर्माहट देता हुआ नजर आ रहा है। तो ओम प्रकाश राजभर के साथ मुलाकात भी कई मायनों में और कई संकेत को उजागर कर रही थी, और अब वो और आगे बढ़ती हुई यहां तक पहुंची है जिस पर ओवैसी से गठजोड़ की सच्चाई सामने आ गई। सुरजेवाला ट्वीट करते हुए इस बात को कहते हैं, कांग्रेस पार्टी भी इस बात को कह रही है कि हां, ओवैसी की मदद भारतीय जनता पार्टी को मिलती है। समाजवादी पार्टी ने भी कहा कि हां, ओवैसी बी टीम की तरह काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। और अब अगर साक्षी महाराज भी इस तरीके का बयान देंगे तो जाहिर बात है कि निश्चित तौर पर इसको लेकर के चर्चाएं होनी थी, और वो लाजमी है। और वो चर्चाएं आप देख रहे हैं, बयानबाजियों का जो दौर है वो लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है। लेकिन सवाल महत्वपूर्ण बरकरार यह है कि क्या जो बात साक्षी महाराज ने कही है, क्या वाकई में वैसा ही इंपैक्ट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा बंगाल के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर, और इन बयानबाजियों के मायने क्या समझे जाएं? आज हम इसी पर चर्चा भी करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानने की भी ये कोशिश होगी कि आखिर बयान के मायने क्या समझे जाएं, और जिस तरीके से क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर के या फिर उन इलाकों में जहां पर मुस्लिम बहुल इलाका है, अगर उनको टारगेट करके वहां पर कैंडिडेट्स उतारने की बात हो रही है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वोट को लेकर के भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी नजरें भी लगी हुई हैं, और इसी को लेकर के ओवैसी की एंट्री उत्तर प्रदेश की राजनीति को गरमा रही है, और वही हो रहा है जिस पर बयानबाजियों का दौर लगातार चल रहा है। इसको आप देख रहे हैं, और अब साक्षी महाराज ने जो बयान दिया है उसके बाद ये चर्चा और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि साक्षी महाराज की तरफ से जो बातें कही गई हैं उसके सियासी मायने अपनी अपनी तरह से राजनीतिक पार्टियां निकाल रही हैं। क्योंकि विपक्ष को बैठे बैठाए एक मुद्दा और मिल गया है साक्षी महाराज के इस बयान के बाद, और विपक्ष इसको लेकर के आक्रामक भी है, हमलावर भी है। खुल करके विपक्ष इस बात को कह रहा है कि हाँ, साक्षी महाराज ने जो बात कही है वो इस बात को दर्शा रहा है कि जो बात विपक्ष अब तक कहता रहा उस पर मोहर साक्षी महाराज लगा रहे हैं। तो साक्षी महाराज पहले भी इस तरीके के कई बयानों को दे चुके हैं जो कि चर्चाओं का विषय रहते हैं, और इस बार भी और चलिए आज इसी के साथ अपनी चर्चा की भी शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। खेमचंद शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। जावेद अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। जावेद अहमद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अजमल खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है AIMIM के। अजमल खान जी, आपका भी स्वागत।
और अशोक यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व मंत्री हैं समाजवादी पार्टी से। अशोक यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। खेमचंद शर्मा जी, आज चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं। बयान को भी आपने सुन लिया और उसके ऊपर वार पलटवार भी आपने सुना है, मायने क्या समझे जाए इसके? क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है कि जो बात वो ढके छुपे कहता रहा, जिसको आप लोग नकारते रहे, वो तो आपके सांसद कह रहे हैं। बात यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम अपीलमेंट की है, और कोई बात नहीं है। ना साक्षी महाराज यहाँ पे विषय है और ना ओवैसी यहाँ पे विषय है। जो लोग मुस्लिम अपीलमेंट की राजनीति करते हैं उनमें तिलमिलाट है। वो एक नई पार्टी की एंट्री से कहीं ना कहीं परेशान है। उनको लगता है कि उनकी जो वोट बैंक है वो खिसक जाएगी। अरे भाई, क्या आपने ठेका ले रखा है? हर एक हमारे देश में डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में हर एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का और अपनी बात कहने का अधिकार है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी ओबीसी के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन में नहीं रह सकती। हमने हैदराबाद में जोरदार तरीके से उनके खिलाफ चुनाव लड़ा। पूरे देश में हम ऐसी विचारधारा का विरोध करते हैं। ये हमारे फंडामेंटल्स में नहीं है कि हम ओबीसी जैसे व्यक्ति के साथ जाएं या उनकी बात माने या किसी भी तरीके का उनके साथ संपर्क रखें। हम पूरे देश के लिए सोचते हैं, हम समाज के लिए सोचते हैं, हम देश को आगे ले जाने के लिए सोचते हैं। हम अपीजमेंट की राजनीति नहीं करते। हम 135 या 140 करोड़ जो हमारे भारतीय हैं, हम सबके बारे में सोचते हैं। हम किसी पर्टिकुलर धर्म के बारे में नहीं सोचते। आज समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस जो अपीजमेंट की राजनीति करते हैं वो लोग परेशान हैं। हम परेशान नहीं, क्योंकि हमारे लिए तो पूरी यूपी एक है, पूरे यूपी वाले सब एक हैं। हमने सबके लिए काम किया। खेमचंद शर्मा जी, ये बात तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन अगर साक्षी महाराज इस बात को कह रहे होंगे तो उसके पीछे जाहिर बात है कि कोई ना कोई बात तो रही होगी, कोई ना कोई मायने तो होंगे ना। साक्षी महाराज ने ये बात क्यों कही? आखिर जो बात विपक्ष कहता रहा वही तो साक्षी महाराज कह रहे हैं अच्छा है, बिहार में फायदा हुआ तो हमको यहाँ भी होगा। किस फायदे की बात कर रहे हैं? देखिए, आप सीनियर एंकर हैं, आप समझते हो ना, तंज कसा। क्योंकि जिस तरीके से ओबीसी ने यूपी में एंट्री करते ही समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस में, बीएसपी में एक तरीके से आप देखेंगे उनमें कंफ्यूजन फैल गई, उनमें एक तरीके से घबराहट फैल गई। तो ये तो बहुत गलत है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये तंज कसा कि भाई ऐसा हो सकता है, लेकिन उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये था ऐसी पार्टियों के ऊपर एक तरीके से जो हंसी मजाक किया जाता है या उन पे जो तंज किया जाता है वही है। इसके अलावा कोई और उसका कोई मतलब नहीं। और कहीं दूर दूर तक ओबीसी के साथ भारतीय जनता पार्टी का कोई संपर्क नहीं हो सकता। ये बात ओबीसी की भी नहीं है, साक्षी महाराज की भी नहीं है, ये बात है मुस्लिम अपीजमेंट की। मैं ऐसी पार्टियों से फिर अनुरोध करूंगा, छोड़ दो अपीजमेंट की राजनीति, करो देश की राजनीति, करो समाज की राजनीति, करो सबका साथ सबका विकास के आधार पर। खेमचंद शर्मा जी, देखिए, राजनीति में तो कुछ भी संभव है, कोई किसी के भी साथ जा सकता है। कोई यहाँ पर तटस्थ होकर के ये बात नहीं कह सकता कि मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। वो तो मौका और दस्तूर बताता है, वो तो मौका दस्तूर बताता है। जब पीडीपी के साथ हो सकता है तो किसी के भी साथ हो सकता है। मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता हूँ। हाँ, बस ठीक है, अभी हालिया दौर में ठीक है, वो भी वक्त आएगा ना, उस समय भी देखा जाएगा। अजमल खान जी चूंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजमल खान जी, कैसे देखें? साक्षी महाराज तो कह रहे हैं कि बिहार में आप लोगों ने उनको फायदा पहुंचाया, बहुत अच्छी बात है, आप उत्तर प्रदेश में आए हैं, अब भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलेगा, मायने क्या समझे इसके? देखिए, बंगाल में ममता दीदी ने पहला इल्जाम लगाया कि पैसे लेके ओवैसी साहब आ गए। 1914 का पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ, 12% वोट बीजेपी के मिले। 2019 का पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ, 39% वोट मिले। सारा हिंदुओं का वोट काट के लेके बीजेपी चली गई। अब ममता दीदी पता नहीं बी टीम थी कि सी टीम थी, सब गायब हो गया उनका। हम पहली बार बंगाल में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, लोगों को बौखलाहट हो रही है। इससे हमको थोड़ा लगता है कि हमारी भी वहाँ हैसियत है वोटों के टर्म में। इससे हमें लगता है कि हम वहाँ मजबूत हैं। पहली बार ओवैसी साहब बाबतपुर हवाई अड्डे बनारस पे उतरे, थोड़ी देर बाद अखिलेश जी भी वहाँ उतरे। भीड़ आप ही लोगों ने दिखाई, लोगों के कैमरों ने भीड़ दिखाई, कौन किसके साथ है। जाहिर हो गया कि कैमरों ने भीड़ दिखाई कौन किसके साथ है। जाहिर हो गया कि पब्लिक किसके स्वागत में कहाँ कितनी खड़ी है। अगर लोगों को घबराहट है तो ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आप ऐसे शख्स के बयान पे चर्चा कर रहे हैं जो 24 घंटे अपने बयान पे नहीं टिक सका। अभी अब 4 बजे हम आप ही के न्यूज चैनल नेशनल उस पे थे, वो टेलीफोन पे एंकर को ही उल्टा सीधा कहने लगे, आपने वो देखा होगा। तो अब ऐसे शख्स के बयान पे चर्चा कर रहे हैं तो मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता। रहा सवाल ये कि हम महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़े, वहां बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था, दोनों हिंदुत्ववादी ताकतें थी। जब दोबारा लड़े इलेक्शन, वो गठबंधन टूट गया। सबसे बड़ी सेकुलर कांग्रेस उस हिंदुत्ववादी शिवसेना के साथ चली गई, एनसीपी जैसी सेकुलर पार्टी हिंदुत्ववादी शिवसेना के साथ चली गई। तो भैया उस बीजेपी और शिवसेना के 2 हिंदुत्ववादी गठबंधनों को तोड़ने का भी तो श्रेय दे दो। तोड़ा ना वहां श्रेय, वहां भी तो सब हम ही को रोक रहे थे। हम पहुंचे बिहार,
हमने सबको, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने सब सारे सेकुलर दलों को गठबंधन ओपन किया। तेजस्वी का घमंड, उनका गुरूर उनको ले डूबा, वो बाहर हो गए। यहाँ बिल्कुल, लेकिन अजमल खान जी ये बात मैं और जरूर आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि ओवैसी साहब इस बात को कई बार पहले भी कह चुके हैं। ओवैसी साहब कई बार इस बात को कई चर्चाओं में, कई इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मुझे तो राजनीति की जैसे लैला बना दिया गया है। ऐसा होता क्यों है? क्या ये सारी सियासी पार्टियां आप लोगों से घबरा जाती हैं? इस तरीके की बयानबाजियां जहां ओवैसी जाते हैं वहां ये स्टेटमेंट, और बीजेपी के ही साथ नाम क्यों जोड़ दिया जाता है? देखिए हुआ क्या है, देखिए पिछले 70 सालों में क्या हुआ है। सपा, बसपा, कांग्रेस सबके साथ, वहां ममता दीदी के साथ, लेफ्ट के साथ मुसलमान खड़ा रहा। यहाँ मायावती जी मुसलमानों को सुरक्षा देती रही। कोई मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी 18% अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन देते रहे। तमाम तरह की लोग बातें करते रहे। 1906 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आ गई 1000 पन्नों से ज्यादा, सब कुछ खाली। कांग्रेस ने वो कमेटी अपॉइंट की थी, सारा आईना दिखा दिया गया कांग्रेस को। मुसलमानों ने सबका साथ दिया तो बहुत अच्छे थे। अब एक मुस्लिम लीडर के पीछे मुसलमान खड़े हो गए हैं, सबकी हालत खराब है, सबको कम्युनलिज्म दिख रहा है, सबको देशद्रोह दिख रहा है। क्या मुसलमानों को किसी मुस्लिम लीडर के पीछे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में खड़े होने का हक नहीं है? क्या किसी मुस्लिम लीडर को अपनी पार्टी बनाकर इलेक्शन लड़ने का हक नहीं है? इसमें कौन सी बात है भाई? हम इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं, जनता तय करेगी ना, जनता तय करेगी। सारे बीजेपी के लीडर हैदराबाद के इलेक्शन में पहुंचे, अरे भाई हिंदुत्व वोट बैंक टीआरएस का काट के अलग कर लिया। हमारी 44 सीटें थी, एक भी कम न कर पाए। ओल्ड सिटी में यहां से जाके सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे थे। जहां जहां ये बड़े बड़े नेता गए वो भी सीट कारपोरेटर की नहीं जीता पाए। तो ये तो जनता तय करती है ना कि बिल्कुल जनता तय करती है और जनता पे ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन अब राजनीति के अंदर सियासी बयानबाजियां होती हैं, इसलिए उसको लेकर के सभी पार्टियां बयानबाजियां कर रही हैं। हम लोग भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। शेषनाथ राजभर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बीच में, प्रवक्ता है सुभासपा के। शेषनाथ राजभर जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। आपके पास मैं आऊं उससे पहले जावेद अहमद जी मैं आपके पास आता हूं। जो बात अजमल खान जी कह रहे हैं कि ये तो आप लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, इसलिए इस तरीके की बात करते हैं। इसमें क्या बुराई है? अगर कहीं आते हैं या लड़ते भी हैं चुनाव अगर असदुद्दीन ओवैसी, तो उसमें क्या दिक्कत है? बीजेपी की बी टीम वो कैसे हो जाते हैं? देखिए आयुष जी, हमारे मुल्क में जमहूरियत है, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। 1100 करीब पार्टियां हैं इस देश के अंदर, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। हमने तो कभी विरोध नहीं किया। MIM का इस्तकबाल है, लड़े चुनाव, कौन रोक रहा है? ये जो परसेप्शन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब अभी हमारे भाजपा के मित्र कह रहे थे कि वो तंज किया, व्यंग किया। अरे स्वामी साक्षी महाराज जी एक संत हैं और हमारे देश की परंपरा और सभ्यता है कि हम संत की बात को सदैव गंभीरता से लेते हैं। अब ये संत जी ने जो कहा, अब आज घबराहट में जो कह रहे हैं, ये रणनीति का खुलासा हो गया। अब इसका जवाब तो या तो साक्षी महाराज जी दें, भारतीय जनता पार्टी दे, या ओवैसी साहब दे। जो ये ध्रुवीकरण की राजनीति है, कांग्रेस का इस पे विश्वास नहीं है। ध्रुवीकरण की जो भी राजनीति करता है वो देश के साथ देशद्रोह करता है, गद्दारी करने का काम करता है। आप इस देश का जो संविधान है, इस देश की जो सभ्यता है, उसकी संस्कृति है, उसके अंतर्गत कोई भी काम होता है तो उसका कांग्रेस ने हमेशा स्वागत किया है। अब जहां तक सवाल इस बात का है कि कौन क्या करेगा, ओवैसी जी जिस तरीके के भाषण देते हैं उस पर भी कोई विरोध नहीं है। मध्य प्रदेश में मस्जिद शहीद होती है, उसका बयान होता है, लेकिन हैदराबाद में मस्जिद शहीद होती है तो उस पर कोई बयान नहीं आता उनका, ना उनकी पार्टी बोलती है। लगातार इस तरीके की बातें आती हैं। वो वही हैदराबाद है, ओवैसी साहब के पिताजी सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब भी सांसद हुआ करते थे। वहां पर लड़कियां बिकती थी, मुस्लिम लड़कियां बिकती थी, मुता के नाम पर, निकाह के नाम पर खाड़ी के देशों में ले जाई जाती थी। सबसे चर्चित मामला अमीना का आपने भी आयुष जी सुना होगा जी। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, पहले लोगों को अपना घर संभाल लेना चाहिए, अपने घर को मजबूत। ठीक है जावेद जी, बहुत समअप कर लेते हैं। ठीक है, देखिए आरोप प्रत्यारोप में जाएंगे तो बहुत लंबा होगा। आप कुछ कहेंगे, फिर अजमल खान जी आपको उसको काउंटर करेंगे। मुझे ये बताइए कि क्या इस बात को आप मानते हैं, क्योंकि कई नेताओं ने आपकी तरफ से भी कहा, रणदीप सुरजेवाला ने तो ट्वीट करा, उन्होंने कहा कि भाई देखिए हम जो बात कहते थे उस पर तो मुक्ता मोहर लगा दी ना साक्षी महाराज ने। आप मानते हैं कि ओवैसी के आने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है? आयुष जी निश्चित रूप से
साक्षी महाराज जी ने मोहर लगाई है। अब इसका जवाब, अगर गलत आरोप है तो ओवैसी साहब मुकदमा लिखा हुआ है साक्षी महाराज जी के खिलाफ, उनका पॉलीग्राफिक टेस्ट हो जाए कि क्या सच कहा क्या झूठ कहा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए मैं आऊंगा आपके पास भी, वापस आऊंगा, लेकिन और भी लोग हमारे साथ हैं, मैं उनका भी एक एक करके कमेंट ले लेता हूं। अशोक यादव जी चूंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। अशोक यादव जी, साक्षी महाराज जो बात कह रहे हैं, भले ही वो व्यंग के लहजे में कही हो या उन्होंने तंज भरे लहजे में कही हो, मजाकिया लहजे में कही हो, लेकिन ये तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई बिहार में फायदा हुआ, अब हमको यूपी में भी होगा, आए उनका स्वागत है। लेकिन बयान के मायने क्या आप समझ पा रहे हैं? आपको लग रहा है कि वाकई में जो बात कह रहे हैं उसमें सच्चाई है? दरअसल बहुत बार एमपी रहे हैं साक्षी जी, और उसके बाद भी जो उनका बयान है ये सारे देश की गंदी राजनीति को उजागर करता है। कुछ लोग पर्दे के पीछे जश्न मनाते हैं कि ओवैसी आ गए हैं। अभी जब बिहार का चुनाव हुआ, मैं थोड़ी शायरी कर लेता हूं, बिहार के चुनाव में आपके सारे एग्जिट पोल सब फेल हो गए। उसका कारण मालूम क्या था? उसके बाद मैंने 2 पंक्तियां कही थी कि उजालों का अंधेरों से मेल हो गया, अंधेरों से उजालों का अंधेरों से मेल हो गया, ओबीसी आए भाजपा का खेल हो गया। तो सारे एग्जिट पोल फेल हो गए, आप टेलीविजन वाले लोग फेल हो गए। ऐसा पहले कभी हुआ है? कहां 150 सीटें 100 रह गई और 70 वाली 123 पहुंच गई, केवल इसलिए। और ऐसा नहीं है, इस वक्त भाजपा के लोग वैसे तो निराश थे, देश के हालातों से बहुत दुखी है, लेकिन दरअसल बात क्या है कि ओवैसी से बड़ी आशाएं लगी इनको। लेकिन ये देखिए हम लोग तो नेता लोग हैं, पार्टी की बात करेंगे। अगर हमको सरकार ने, देखिए अगर हम लोग स्वार्थी होते ना, स्वार्थी होते तो ओवैसी से हम लोग शामिल कर लेते, 2 साल पहले बात कर लेते। क्यों नहीं बात करी कि ओबीसी के भाइयों ने देश के खिलाफ बोले हैं। आपको पता होना चाहिए, जब मोहन भागवत जी ने कहा था कि अगर ये भारत के बेटे हैं तो उनको कहना चाहिए है, तो कहना चाहिए कि भारत माँ हमारी, भारत माता की जय। तब उसने ये कहा था कि मेरे गले पे पैर रख दो, मैं भारत माँ की जय नहीं बोलूंगा। आज से 3 साल पहले ऐसी बात कहने वाला आदमी आज भाजपा की नाक का बाल बन गया है। बस आज मैं केवल नहीं, खुले तौर पर तो अशोक यादव जी भाई कौन एक्सेप्ट करेगा ना, लेकिन आपको ये साबित करना होगा। दूसरा वो ये भी कह रहे हैं भाई, देखिए अजमल खान जी कह रहे हैं कि दोनों उन्होंने घटना का जिक्र किया कि आजमगढ़ जब पहुंचे उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से आपके नेता मुखिया भी पहुंचे, भीड़ देख करके या फिर लोगों के उत्साह को देख करके समाजवादी पार्टी भी घबराई हुई है, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में तो आप उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। अब अगर उसमें एंट्री होती है ओवैसी की, तो उससे आप लोगों को घबराहट हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस वोट बैंक पर आप लोग अपना अधिकार समझते थे वो शिफ्ट ना हो जाए कहीं, इसलिए आप लोग घबराहट में ऐसा कह देते हैं कि ये बी टीम है, भारतीय जनता पार्टी की टीम है। भाई चुनाव तो इंडिविजुअल लड़ रहे हैं ना, और सबको राइट है चुनाव लड़ने का। सलमान थे, उनको जेल भेज दिया गया, अच्छे बोलने वाले थे गायब कर दिया गया, टेलीविजन चैनल्स पर संवादों में सेमिनारों में खाली ओवैसी आई। आज पता चला कि ओवैसी को प्लांट किया गया था। सारे टेलीविजन चैनल तो उनके मुट्ठी में है, वो जो चाहते वो कहलवाते उसे बुलाते हैं। केवल 2 लोग आते हैं, फिल्मों से जावेद अख्तर आते हैं, वो उनकी तारीफ करते हैं, और दूसरे ओवैसी आते हैं। ओवैसी ने सबसे पहले, देखिए बल्कि मैं आऊंगा अजमल खान जी, मुझे पता है आपकी गहरी आपत्ति है इस बात पर, मैं आपके पास आऊंगा। अशोक जी की बात कंप्लीट हो जाए, शेषनाथ राजभर जी का भी कमेंट हो जाए, फिर मैं आपके पास आता हूं। साक्षी देखिए, साक्षी शुरू से ही उद्दंडी किस्म के नेता रहे हैं, सब जानते हैं। समाजवादी पार्टी में थे, ये समाजवादी पार्टी में थे तो हम नेताजी खिलाफत करते थे, ये उनका स्वभाव है। लेकिन ये जरूर कहेंगे आज जो उन्होंने कहा है, देखिए मीडिया के जरिए से पूरी दुनिया देखती है, उचित बात बोली है, उसके लिए माफी मांगे। आज पूरी दुनिया देख रही है के खिलाफ, किसी भी एमपी के खिलाफ लगातार एमपी है, सही नहीं है, कहते हैं लोग सुनते हैं। तो आज जन में चर्चा इस बात की हो रही है कि किस तरह साक्षी जी ने जो बयान दिया है। चलिए ठीक है, मैं इस बात को समझ सकता हूं, लेकिन भाई जो बात अजमल खान जी ने भी कही उसका भी जवाब तो आप लोगों को भी देना होगा ना। क्या डर है, ये सवाल तो आप लोगों के लिए भी है। शेषनाथ राजभर जी, ये कमेंट आपका चाहूंगा। भाई मुलाकात आपके साथ होती है, लेकिन बी टीम बन जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उनको फायदा पहुंचाने वाले हैं, तो क्या आप लोग भी फायदा, क्योंकि भाई अब आप लोग तो गठबंधन में जा रहे हैं ना, मुलाकात के मायने तो यही है। क्या समझा जाए साक्षी महाराज के बयान के मायने? अशोक यादव जी ठीक है, अब शेषनाथ राजभर जी को सुन लेते हैं। शेषनाथ राजभर जी,
सो भाजपा के अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का मेन उद्देश्य है कि जो जिनको हक नहीं मिला है, आजादी के बाद से जिनको हक नहीं मिला है, जिन अति पिछड़ों को, जिन सर्वाधिक पिछड़ों को, या जिन लोगों को उनका हक नहीं मिला है, उनको हक दिलाना है। और इसी पर्पज से इन्होंने तमाम ऐसे लोगों का एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है जिनको अभी तक हक नहीं मिला है। हम एक छोटी सी बात आपको बताना चाह रहे हैं कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी, तो मंडल कमीशन के एक सदस्य थे, बहुत अहम सदस्य थे, LR नायर साहब थे। उन्होंने कहा था कि ये जो आप 27% रिजर्वेशन एक मुफ्त दे रहे हैं, उससे जो गरीब पिछड़े हैं, जो सर्वाधिक पिछड़े हैं, उनका भला नहीं होने वाला है। वो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आप एक बड़ी मछली के सामने छोटी मछली को रख देते हैं और बड़ी मछली खा जाएगी। हुआ वैसे भी। देखिए, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुए 30 साल हो गए, लेकिन जो अति पिछड़े थे या जो सर्वाधिक पिछड़े थे या जो और दबे कुचले थे, उनकी दुर्दशा बद से बदतर होती गई। और ओबीसी में जो मजबूत जातियां थी, वो उन्होंने जो कमजोर जातियां हैं उनका हक लेकर कुंडली मार के बैठ गई। आज इसीलिए जरूरत पड़ी है भागीदारी संकल्प मोर्चा को बनाने के लिए, ताकि जो दबे पिछड़े लोग हैं, जो नहीं, लेकिन कैसे करेंगे भाई? अगर आप बी टीम बन जाएंगे, ओवैसी के लड़ने से फायदा हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी को। तो जिस तबके को आप ऊपर लाने की बात कह रहे हैं, जिसको लेकर के राजभर साहब ने छोड़ दिया मंत्री का पद तक, पार्टी को छोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया, कैसे होगा भाई? क्योंकि ये तो विपक्षी पार्टियां कही रही हैं कि फायदा होगा। बिहार में हो गया, साक्षी महाराज भी यही बात कह रहे हैं, विपक्षी पार्टी भी यही बात कह रही है। अब तो वो आपके साथ हैं, कैसे लाएंगे ऊपर? गठबंधन तो कर रहे हैं, लेकिन अगर वैसी फायदा पहुंचा दें, इनकी बी टीम बन के काम करने लग गए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो कैसे करेंगे आप? राजभर जी, हम बी टीम में बनने नहीं जा रहे हैं। 2022 में देखिए, जो सर्वाधिक पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, उनकी जनसंख्या 43% है, प्लस माइनॉरिटीज की जनसंख्या 22% है। ये दोनों मिलकर के सरकार बनाने जा रहे हैं 2022 में। हम बी टीम, ए टीम किसी की नहीं बनने जा रहे हैं। ये जो लोगों की गलत धारणा बनी हुई है, वो धारणा गलत है, और हकीकत को समझे वो लोग। ठीक है, ये हकीकत नहीं समझ पा रहे। ठीक है, हेमचंद शर्मा जी, ठीक है, व्यंग्यात्मक लहजे में कह दिया हो या मजाकिया लहजे में, लेकिन ये तो कहा ना साक्षी महाराज ने कि हाँ, बिहार में तो फायदा हुआ था। इसका तो कोई आधार था ना? यही तो कहा उन्होंने कि बिहार में हमको हुआ था, अब उत्तर प्रदेश में भी होगा। व्यंग का मतलब ही हम उस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते। भारतीय जनता पार्टी की ना ये सोच है, और भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक ऐसी शक्तियों और ऐसी पार्टियों से गठबंधन नहीं कर सकती जो देश हित में नहीं सोचती, जो पर्टिकुलर धर्म के लिए काम करती हैं और दूसरे धर्म को छोटा समझती हैं या उन पर टीका टिप्पणी करती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी से कोई लेना देना नहीं। मुद्दा यहाँ पे मुस्लिम वोट की ठेकेदारी का है। मुस्लिम को कुछ पार्टियां यूपी में वोट बैंक समझती हैं, उनको वो इंसान नहीं समझती, उनको वो यूपी का नागरिक नहीं समझती, उनको वो यूपी वासी नहीं समझती, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक समझती हैं। उन्हीं को परेशानी हो रही है, उन्हीं का हाजमा खराब हो रहा है, उनको लग रहा है एक और व्यक्ति आ गया, कहीं वो भी कुछ वोट ना तोड़ ले। तो भाई ठेकेदारी मत समझो, जनता है, जनता किसी के भी हक में वोट कर सकती है, और इसमें डेमोक्रेसी में सबको हक है। जब आप कह सकते हो कि भाई हमें वोट दो, तो दूसरा भी कह सकता है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? रही दूसरी बात, आप सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम की ठेकेदारी करते हो, आप विकास की राजनीति नहीं करते, आप प्रदेश में जो डेवलपमेंट होना चाहिए उसकी राजनीति नहीं करते, आप यूथ की राजनीति नहीं करते, आप सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हो। इसलिए कभी भी आप दूर दूर तक सरकार नहीं बना सकते। रही ओबीसी की बात, तो क्या 2014 इलेक्शन में ओबीसी ने हमें पीएम बनवाया है क्या? 2019 इलेक्शन में मोदी जी को क्या ओबीसी ने पीएम बनवाया है क्या? यूपी में हमने इतनी भारी बहुमत में सीटें जीती, क्या ओबीसी की वजह से जीती? नहीं, हमने अपने काम की वजह से जीती, अपने नेतृत्व की वजह से जीती, अपने लीडरशिप की वजह से जीती, अपनी विचारधारा की वजह से। यही तो कह रहे हैं ना हेमचंद शर्मा जी, विपक्षी पार्टियां, कि आप हिंदुत्व की बात करते हैं, आप हिंदुत्व को बढ़ते हैं, और वो वैसे आते हैं, वो कहते हैं कि हम मुस्लिमों के पक्ष में हम करेंगे, उनको सामने आना चाहिए, हम मुस्लिम के लीडर हैं। तो यही तो पोलराइजेशन होता है, वो फायदा आपको होता है, वो वोट बैंक जो कहीं और जाना चाहिए वो या तो वैसे काट देते हैं। हम किसी पे, इसीलिए तो बी टीम कह रहे हैं, हम किसी पे अपनी ठेकेदारी नहीं समझते, हम सबका साथ सबका विकास के आधार पे काम करते हैं। हमारे लिए पूरे देशवासी समान नागरिक हैं, हम किसी की अपीचमेंट नहीं करना चाहते। वी वांट टू वर्क फॉर ऑल एंड अपीच नन।
हमें किसी की भी अपीजमेंट नहीं करनी। ये लोग ठेकेदारी करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां लेके बैठे, परिवार की पॉलिटिक्स करते हैं। इनके पास आप देखेंगे वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं, उनमें डेमोक्रेसी नहीं है। हमारे देश में हमारी पॉलिटिकल पार्टी में भी डेमोक्रेसी जरूरी है, लेकिन इनकी पार्टी में देखिए एक ही परिवार के अध्यक्ष बनते हैं, फिर उन्हीं का बेटा अध्यक्ष बन जाता है, उनका भतीजा एमपी बन जाता है, उनका चाचा महामंत्री बन जाता है, उनकी चाची कुछ और बन जाती है। पूरा परिवार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिवार के लोग अध्यक्ष हैं, बाकी लोग एक तरीके से देखे जाए तो द्वितीय और तृतीय इस तरह के नागरिक हैं या फिर वहां पे कार्यकर्ता हैं। तो ऐसे लोग कभी भी प्रदेश का देश का भला नहीं कर सकते। 25 साल में ये यूपी को इन्होंने लूट खाया, यूपी को बर्बाद कर दिया, यूपी को इतना ज्यादा इन्होंने जर्जर कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन को और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को कि हमें सुधारते सुधारते बहुत मेहनत करनी पड़ी है। 3 साल में हमने जाके बहुत ज्यादा चीजों को बेटर किया है। और ठीक है, कुल मिला के आपको ओवैसी के साथ की जरूरत नहीं है और ओवैसी की वजह से आप पिछला चुनाव भी नहीं जीते, ये बात आपने कही। ठीक है अजमल खान जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। दूसरा ये कि अगर भाई किसी एक कम्युनिटी की बात की जा रही है तो उसको अपीजमेंट भी कहा जा रहा है, दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि यही तो पोलराइजेशन है ना, क्योंकि एक कम्युनिटी की अगर बात करेंगे वो वोट कहीं और जा सकता था, वो एक जगह जाएगा, तो ये एक पोलराइजेशन पर ये भारतीय जनता पार्टी एक जगह आप फायदा मिल जाएगा भारतीय जनता पार्टी को। यही तो टैक्टिक्स लगा रहे हैं ना, यही तो टेक्निक यहां बताने की कोशिश हो रही है इस डिस्कशन में। अजमल खान जी देखिए देखिए जो बहुत मुख्य विपक्षी दल बना हुआ है यूपी का आज, मुलायम सिंह यादव जी, मौलाना मुलायम सिंह और रफीकुल मुल्क की टाइटल पाने से पहले जो आजम खान ने उन्हें दी, 1989 में इसी बीजेपी के सहयोग से पहली बार चीफ मिनिस्टर बने। ये बात भूल जाते हैं। जिनके बयान पे चर्चा हो रही है समाजवादी थे 1999 में और 2000 में राज्यसभा पहुंचाने वाले वही लोग थे। आज जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और मैंने आपको कहा ना कि वो क्या कहते हैं हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे हैं, अब हम इन्हें याद दिला दें, नहीं हो याद हो तो पढ़ लें कि राम जन्मभूमि का जो ताला खुला है 145 की प्रोसीडिंग, उस वक्त के एसपी करमबीर सिंह की जो रिपोर्ट मांगी गई है, उस कमेटी में कांग्रेस के कौन कौन से लोग थे जो अपने रिवाइवल के बारे में सोच रहे थे, इस पर भी गौर कर ले। और जो ये इल्जाम लगा, मैंने तो आपसे साफ कहा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद अगर एक नेता मुस्लिम नाम का नेता बाहर निकला और उसने कहा कि जिन लोगों की शैक्षिक सामाजिक राजनीतिक स्थिति से खिलवाड़ किया गया है 70 सालों तक, उनकी बात हम उठाएंगे, और पार्लियामेंट से लेकर हर जगह मजबूती के साथ उठाया, तो अब लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? अगर गठबंधन 25 साल का शिवसेना और बीजेपी का वहां टूटा और तमाम तरह की सेकुलर राजनीति की और सेकुलर बात करने वाली इस कांग्रेस उनके पीछे खड़ी हो गई, हिंदुत्व का सरमोर। पार्लियामेंट में रावत ने क्या कहा होम मिनिस्टर के लिए कि तुम जिस स्कूल के विद्यार्थी हो वहां का मैं हेडमास्टर हूं, हिंदुत्व की बात हो रही थी, उसके साथ खड़े हो गए, एनसीपी उसके साथ खड़े हो गए, मुलायम सिंह यादव पहली बार चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे बीजेपी की हिमायत से। क्या इस तथ्य को इनकार कर सकते हैं? क्या कल्याण सिंह के साथ जाने को इनकार कर सकते हैं? क्या कल्याण सिंह के बेटे को मिनिस्टर बनाने से इनकार कर सकते हैं? क्या केसरीनाथ त्रिपाठी जी को स्पीकर बनाने से असेंबली में इनकार कर सकते हैं? इनका ये चेहरा है, इनके इसी चेहरे की वजह से, इसी काम की वजह से लोग इनके पीछे से हट रहे हैं। आपने सच्चाई को देखा होगा बाबतपुर हवाई अड्डे पर, इनकी हैसियत मालूम हो जाएगी इलेक्शन में, और जो तेजस्वी की तरह इनका घमंड है ना वो चूर होगा। मैं यही कह रहा हूं, नोट करके रख लीजिए। जावेद अहमद जी जवाब दीजिए। देखिए ये जो अजमल साहब कह रहे हैं उसी एक मुद्दे को बार बार वो पूरा, ये तो अजमल साहब तो एडवोकेट हैं, अधिवक्ता हैं, जानते हैं कि पूरा न्यायिक प्रक्रिया के तहत वहां का ताला खुला, उसमें सरकार का कांग्रेस का क्या भूमिका थी। आप आरोप लगाने के लिए आरोप लगाते रहिए, लेकिन जो सवाल है उनका जवाब नहीं जावेद अहमद जी, वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि वो शिवसेना के साथ आपने आखिर गठबंधन में जाके सरकार बना ली ना भाई। बीजेपी पर तो आरोप लगा दिया कि वैसी उनकी बी टीम हो गए, अब आप कौन सी टीम हो गए भाई? आप भी तो जाकर के बनाई ना, एनसीपी भी उन्हीं के साथ खड़ी हो गई जाके। महाराष्ट्र में क्या हुआ उसका जवाब कौन देगा? क्या वो हिंदुत्व की बात नहीं करते थे? क्या वो एक कम्युनिटी विशेष की बात नहीं होती थी वहां पर? उसी का जिसका विरोध आप लोग इतने मुखर तरीके से करते रहे जावेद अहमद जी, आज उसी पार्टी के साथ आप लोग सरकार चला रहे हैं। हमारे संविधान के लिए खतरा बनकर खड़ी हुई कि शिवसेना बनकर खड़ी। वहां पर शिवसेना के साथ कांग्रेस का सिर्फ एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत साझी सरकार चल रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी को चोट पहुंचाना इस देश के साथ विश्वासघात है या मुसलमानों के साथ विश्वासघात है? आप चाहते हो क्या कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार? उसके बारे में भी बता दें। आपने महाराष्ट्र में तो झूठ बोल दिया, आप केरल के बारे में भी बता दें।
ओवैसी साहब चाहते थे। ये आप कांग्रेस बता का दीजिए। केरल में पार्टनर कौन है और वो किसकी राजनीति करते हैं, एक बार बता दीजिए। जावेद जी भाई देखिए, ये तर्क तो नहीं हुआ ना कि वहां आपका एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम है इसलिए आप उनके साथ चले गए क्योंकि वहां पर संविधान की हत्या हो रही थी। भाई ये तर्क तो फिर ओवैसी भी गढ़ सकते हैं, खेमचंद जी तब उनके ऊपर ये आरोप क्यों लगा देते हैं? आप लोग की वो टीम है, आप जो कहते रहे वही काम कर रहे हैं ओवैसी। चुनी हुई सरकारों को गिराने का अत्याचार कांग्रेस ने इस मुल्क में शुरू किया है 356 का इस्तेमाल करके। अरे अब सुन लीजिए खेमचंद जी अपना जवाब। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आप अपना नेता मानते हैं? अरे भैया मैंने जवाब मांगा है, जवाब दो, जवाब मांगा है, अब जवाब दो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मानते हैं और छाती चौड़ा के मानते हैं। उन्होंने आपके गलत कामों को नकार के कांग्रेस को छोड़ा। बंगाल में उप मुख्यमंत्री थे, गृह मंत्री थे और 9 अगस्त 1942 का वो भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ याद करिए, जिसमें पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदेश से आंदोलनकारियों पर लाठी और गोली चली थी। ये है आपकी देशभक्ति। वो मुस्लिम लीग भारत के विभाजन की दोषी थी। जावेद जी बहुत सीधा सवाल है, जावेद जी बहुत सीधा सवाल है, जावेद जी बहुत सीधा सवाल है, जावेद जी बहुत सीधा सवाल है। अगर आप शिवसेना के साथ जा सकते हैं तो आप उनकी बी टीम क्यों नहीं है? आपने ये क्यों कहा तर्क गढ़ के कि भाई देखिए हम तो न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत उनके साथ चले गए? भाई आप दोनों की राजनीति तो बिल्कुल अलग अलग है ना। कहां शिवसेना और कहां आप, और आप लोगों के पुराने बयानों को जरा देखिए, बाला साहब ठाकरे के बयान को देखिए, क्या क्या कहा उन्होंने कांग्रेस के बारे में, और आज उन्हीं के साथ आप बैठे हैं। आप नहीं है बी टीम, और आज सुरजेवाला ट्वीट करके कहते हैं कि भाई देखिए हम तो जो कहते थे वो हो गया। अपने गिरेबान में आप लोग जानते क्यों नहीं है? अजमल जी आप विषय से भटके हुए हैं। मुद्दा क्या था? आज देश को ये दिखाना है, आज देश को बताना है कि ओवैसी इनके पीटीएम है, ओवैसी पर्दे के पीछे इनका हीरो बन के सामने आ रहा है। चलिए अशोक जी आप ही बता दीजिए। चलिए मैं अशोक जी का रुख कर लेता हूं। अशोक यादव जी बीजेपी का हीरो, बीजेपी के हीरो कैसे हैं? बीजेपी के हीरो कैसे हैं? ठीक है अजमल खान जी जरा समझ लेते हैं, अजमल खान जी जरा समझते हैं, अशोक यादव जी समझाएंगे बीजेपी के हीरो कैसे हैं। क्योंकि खेमचंद जी तो कह रहे हैं ना भाई इससे पहले जो चुनाव हुए उसमें तो इन्होंने अपने ही दम पर जीत हासिल करी ना उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां थे ओवैसी? कहां थे ओवैसी? अशोक यादव जी विधानसभा चुनाव में तो ओवैसी नहीं थे ना भाई, विधानसभा चुनाव में तो ओवैसी नहीं थे ना। कैसे जीत गए उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी सीटें? नहीं बात इसकी नहीं हो रही, बात हमारे नहीं, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लेता हूं ना, बताइए। नहीं शर्मा जी ने जो कहा ना कि 29-30 साल के अंदर जो प्रदेश में हुआ है, प्रदेश में 5 साल में कुछ नहीं हुआ है, जो हुआ 29 साल के अंदर हुआ है। इन 5 साल में कुछ नहीं हुआ है। अगर पिछला अखिलेश जी का 5 साल मैं अखिलेश जी का बताता हूँ, स्कूल में जहाँ 40 टीचर का स्टाफ होता था वहाँ पे 10 टीचर भी नहीं बचे। जहाँ पे 2-2 हजार बच्चे स्कूल में होते थे वहाँ पे 200-200 बच्चे नहीं बचे, वो प्राइवेट में जाना पड़ा। आपका इतिहास बताता हूँ, 6 बजे के बाद। अशोक यादव जी चलिए ठीक है बताइए मुझे, अशोक यादव जी घबराहट है क्या भाई? अशोक यादव जी मुलायम सिंह जी ने इस्तीफा दिया था। अशोक यादव जी घबराहट है क्या? अशोक यादव जी घबराहट है क्या भाई? अशोक यादव जी घबराहट है क्या? सबसे पहले लिया था। अशोक यादव जी घबराहट है क्या ओवैसी के आने से? लग रहा है कि जिस वोट बैंक के आप लोग समझते थे कि यहाँ आपकी ही उसके ऊपर हुकूमत है। आजम खान ने जो बात कही मुलायम सिंह को लेकर के, जिस वोट बैंक पर आप लोग अपना एकाधिकार समझते थे, अब तो ओवैसी आ गए ना भाई। घबराहट है क्या कहीं? जो जिसका भाई देश को गाली देता है। अशोक यादव जी घबराहट है क्या ओवैसी के आने से? पेश कर देते हैं। घबराहट है क्या ओवैसी के आने से समाजवादी पार्टी को? जनता सुन रही है, समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सरकार बने न बने हमारी, लेकिन सच कहना हमारा काम है। घबराहट नहीं है ओवैसी के आने से? साक्षी महाराज भी समाजवादी थे, 2022 के बाद आपका भी समाजवाद देखेंगे। देखिए जो समाजवादी पार्टी ने किया है पिछले 30 साल में वो कोई दल नहीं कर सकता है। सब जानते हैं राम भक्तों जब कितना मुसलमान असुरक्षित था और अपने नेताओं को बचाने के लिए मुलायम सिंह यादव आजम खान के ऊपर 101 मुकदमे लगवाने में भी अखिलेश जी का सब लोग जानते हैं। हम हिंदुस्तान के अच्छे परिवार नागरिक के हैं। लोग ही एसपी डीएसपी उसके बाद मुसलमान, मैं कहता हूं मुसलमान खुद कहता है इससे कि ज्यादा तो सबसे कोई अधिक सुरक्षित हमारे देश के वाला अंदर पैदा नहीं हुआ। चलिए शेषनाथ राजभर जी, खासतौर से 2 पार्टियों का जिक्र मैं जरूर कर रहा हूं क्योंकि भाई यहां पर तो ये कह दिया गया कि बीजेपी के लिए बी टीम का काम कर रहे हैं, कांग्रेस भी यही बात कह रही है और समाजवादी पार्टी
पार्टी भी यही कह रही है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इन दोनों विपक्षी पार्टियों के अंदर ज्यादा घबराहट है ओवैसी के आने से, और आपका जो संकल्प मोर्चा बना उसके बाद ये घबराहट और बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसलिए ये बयानबाजियां भी और ज्यादा तेज हो रही हैं? हालांकि ये आरोप पहले भी ओवैसी पर लगते रहे, लेकिन अब और ज्यादा हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिहाज से। शेषनाथ राजभर जी। इसमें समाजवादी पार्टी का घबराना जायज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उनको घबराना चाहिए भी, क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों का गठबंधन हुआ है, इस गठबंधन में 9 पार्टियां हैं और 9 पार्टियां जो है पूरी मजबूती से इलेक्शन लड़ने जा रही है 2022 का, और अब हम सरकार भी बनाएंगे 2022 में, और अपने अब कंट्रोलिंग सीटें होंगे वहां पे सरकार 2022 में, तो लिहाजा इनका घबराना जरूरी है, घबराना चाहिए भी। सोशल मीडिया का जमाना हम लोगों को ये गठबंधन की जरूरत सिर्फ इसलिए पड़ी है कि अभी तक हम जो दबे कुचले हैं, जो सर्वाधिक पिछड़े हैं उनको। अरे अशोक यादव जी, भाई राजभर जी को तो बोल लेने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को तो चलिए ठीक है, समझ में आता है, भाई राजभर जी को भी तो बोलने दीजिए, थोड़ा सुभाषपा की बात सुन लीजिए, उनके साथी ही है इस समय तो ओवैसी। सुने तो भाई, अशोक यादव जी सुन लें, थोड़ा सुन लें। पीछे क्या है? जी जी अशोक जी आप सुनते हैं। शेषनाथ राजभर जी, घबरा गए हैं क्या सारे? हाँ बिल्कुल, घबराहट जायज है, कि चुप नहीं हो रहे हैं, उनको चुप कराइए पहले। मैंने करवा दिया, बताइए। संकल्प मोर्चा के बनने से देखिए ये जो 22% माइनॉरिटीज है और 43% जो अति पिछड़ा है, वो सब एकजुट हो गए हैं, और इससे सिर्फ इनको नहीं, बीजेपी को भी नुकसान होने जा रहा है। बीजेपी बिहार में जा रही है 2022 में। बीजेपी ने जो हमारे साथ, हमारे नेताजी के साथ मिलकर 2014 में जो बयान दिया था, साझा मंच दिया था, उस पर उन्होंने कहा था कि पिछड़ों का हक हम दिलवाएंगे और अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा रिजर्वेशन। राजभर जी, यही तो सवाल मैंने आपसे पूछा ना भाई। ठीक है, पिछली बार तो आप लोग मिलकर साथ में चुनाव लड़े, लेकिन इस बार जो नाराजगी थी, कहीं ऐसा ना हो कि ओवैसी के साथ आने की वजह से वो जो नाराजगी आप लोग, जिसका फायदा आपको मिलने वाला था, चूंकि बी टीम की तरह काम करेंगे, पोलराइजेशन होगा, तो इनको फायदा ना मिल जाए, कहीं ऐसा ना हो फायदा मिल जाए भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए जो आप संकल्प मोर्चा बना रहे हैं, क्या उसकी सार्थकता रहेगी अगर बी टीम की तरह काम कर गए कहीं ओवैसी साहब? माफ नहीं करेगा अजमल साहब, इतिहास किसी को माफ नहीं करता है। याद होगा, ये नई पार्टी बन जाती है, सौदेबाजी कर लेती है, मंत्री बनती है, फिक्र न करो, इतिहास हमसे खड़ा है, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने रफीकुल मुल्क की टाइटल दी, जेल में है, तुम्हारे नेता की बोलने की हैसियत नहीं है। एक बार हड़का दिया गया, उपचुनाव में प्रचार करने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पड़ी हुई है ठंडे बस्ते में, अभी तक उसको बीजेपी ने लागू नहीं किया। कितना चिल्ला कर रहे हो, आराम से नहीं, अरे राजभर जी देखिए भाई, वो जो तमाम रिपोर्ट है उसका जिक्र मुझे भी पता है और बहुत बार हो चुका है, चर्चाओं में भी हो चुका है। सवाल इस बात का है ना कि भाई जब आप चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे तो वोट तो चाहिए होगा ना, जब तक वोट नहीं मिलेगा आप सत्ता में नहीं आएंगे, फिर आप समाज की सेवा कर नहीं सकते। अब वोट के लिए आप लोग जो गठबंधन बना रहे हैं, कि ऐसा ना हो कि उसके वजह से ही नुकसान हो जाए, सवाल इस बात का है। जावेद अहमद जी, सेकुलरिज्म की बात तो सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी करती रही, सेकुलर की बात सबसे ज्यादा आप लोग करते रहे। अब उस सेकुलर के अंदर तो सब शामिल होते हैं ना, क्या ये घबराहट आप लोगों को भी है? क्योंकि जमीन तो आप लोग तलाश रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, अब ओवैसी की एंट्री हो रही तो घबराहट हो रही है क्या? ये आपकी गलतफहमी है, मुसलमान धोखे में नहीं रहेगा, एक चुनाव में धोखे में आ गया है। हाँ ठीक है अशोक यादव जी, भाई देखिए चुनाव होगा, हम भी यही होंगे, आप भी यही होंगे, फिर उस दिन भी चर्चा में बैठेंगे भाई, देखेंगे कौन किधर गया। लेकिन थोड़ा अभी समय है, तो सब लोग को अपना अपना एनालिसिस कर लेने दीजिए। अशोक जी मुझे भी पता है, अशोक जी मुझे भी पता है भाई, लोकतंत्र के अंदर जनता ही सर्वोपरि, जनता चुन लेगी ना भाई। लेकिन जरा चर्चा हो रही तो एक बार सबका असेसमेंट तो पता चले ना। जावेद जी, सेकुलरिज्म की बात करते थे, आपको भी लगता था ना कि भाई सेकुलर होने के नाते कम से कम मुस्लिम वोट तो आपको कांग्रेस पार्टी को जाएगा ही, जब अपनी सियासी जमीन आप तलाश रहे हैं। अब ओवैसी आ जा रहे हैं तो वो वोट बैंक आपसे कट गया, खिसक गया, ये डर है क्या? इसलिए कह रहे हैं कि बी टीम की तरह काम कर रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए। आयुष जी देखिए, ये बात ये है, बिल्कुल देखिए साक्षी जी के बयान के बाद परिदृश्य बिल्कुल साफ हो गया है। कांग्रेस को इसका कोई डर नहीं है और ना कांग्रेस डरती है इस तरीके की राजनीति से। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की इस डबल इंजन सरकार के
क्रूरता से, यहाँ के भ्रष्टाचार से, यहाँ की कानून व्यवस्था पर, लगातार हमारी बहनों पर हो रहे अत्याचार के बाद जो कुछ कांग्रेस ने संघर्ष किया है, कांग्रेस के अलावा भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन के विरुद्ध कोई राजनीतिक दल सड़कों पर नहीं रहा है। कोरोना काल से लेकर अब तक हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जन समस्याओं पर हम लगातार सवाल उठा रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। प्रियंका जी, राहुल जी ना ठीक बात है भाई जावेद जी। देखिए, आपके पार्टी के बड़े नेता हैं, सबको करना चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि विपक्ष भी बेहतरीन तरीके से काम करे ताकि सत्ता पक्ष को आप जो बात आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं वो हो जाए। लेकिन जावेद अहमद जी, मुझे बताइए कि अगर ओवैसी से कोई खतरा नहीं है, जावेद जी अगर ओवैसी से कोई खतरा नहीं है, आपको लगता है कि नहीं आपके अपना संगठन या आपके अपने कार्य या आपके वो आंदोलन इतने मजबूत हैं कि जनता आपको चुनेगी, तो फिर ओवैसी को लेकर के ये बात क्यों कह देते हैं आप लोग कि ये बीजेपी की बी टीम की तरह काम करते हैं? ओवैसी को तो आप कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, नहीं क्यों कहते हैं ऐसी बात? जिस तरीके नहीं कंसीडर, देखिए जिस तरीके की राजनीति पिछले 6 वर्षों में शुरू हुई है, जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, इसका लाभ कौन ले रहा है और उसके बदले में क्या दे रहा है, इस पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बीजेपी क्या लाभ दे रही है ओवैसी को? बीजेपी क्या लाभ दे रही है ओवैसी को? क्या लाभ दे रही है बीजेपी, ये भी बताइए साथ में जावेद अहमद जी। बीजेपी ने क्या लाभ दिया ओवैसी को? भाई वो तो उनके गढ़ में पहुंच गए जाकर के, हैदराबाद तक में पहुंच गए वो तो। अगर उनकी बी टीम होते तो हैदराबाद तो छोड़ देते भाई ओवैसी के लिए कम से कम। नहीं वो पहुंच गए है, हमारी सुनिए, लाभ दिया है। 2 साल वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे ना, उन्होंने ओवैसी का नुकसान किया और उन्होंने उसका फायदा लिया कहीं पर। जिस तरीके के भाषण हुए हैं वहां के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में, हो तो आपने भी चलिए ठीक है, अब जिसको फायदा मिला मैं उसी से पूछ लेता हूं। ठीक है खेमचंद शर्मा जी, भाई देखिए ओवैसी को फायदा पहुंचा रहे हैं आप लोग, ओवैसी को आप लोग भी फायदा पहुंचा रहे हो, जहां आपको जरूरत है वहां आप उनको अपनी तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए खेमचंद शर्मा जी, उसके बाद मैं अजमल खान जी के पास आऊंगा। देश की जो सबसे बड़ी कम्युनल पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। हमने देखा केरल में इन्होंने मुस्लिम लीग, जो मुस्लिमों की राजनीति करने वाली पार्टी है, उसके साथ गठबंधन किया और लोकसभा में इसका इनको फायदा मिला। वैसे ही आसाम में प्योरली जो बांग्लादेशी मुस्लिम है वहां पे, या लोकल मुस्लिम तो वहां पे बहुत कम थे, उनकी राजनीति करने वाली पार्टी के साथ इनका वहां पे गठबंधन है, उसकी वजह से इनको फायदा मिलता है। ये मुस्लिमों के साथ, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों की राजनीति करने वाली पार्टियों का जो उपयोग करते हैं तो ही अपने आप को कहते हैं कि हम सेकुलर हैं। ऐसा सेकुलरवाद नहीं, सेकुलरवाद का मतलब है सबको एक जैसा समझना। मुस्लिम तुष्टीकरण कभी सेकुलरवाद नहीं है। सबसे ज्यादा कम्युनल पार्टी देश की कांग्रेस है। दूसरा, अंग्रेजों से इन्होंने सीखा है फूट डालो और राज करो। अब जनता आपको पहचान चुकी है। रही बात समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी की तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सब लोग इनके दुष्कर्मों को देख चुके हैं। तीसरी बात, मैं अभी आपको ताजा उदाहरण बताता हूं कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का मुख्तार अंसारी जो गुंडा है, जो आप माफिया कह सकते हो, वो पंजाब में है। यूपी सरकार पूरा रिक्वेस्ट कर रही है, पूरा दम लगा रही है, लेकिन पंजाब सरकार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कहने पे मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी को नहीं दे रहे हैं। देखिए ना, आपकी बात सुन पा रहा हूं, मैं अशोक जी की बात सुन पा रहा हूं। नहीं आ रहा है, थोड़ा एक करके बोले तो बेहतर है। करते हो आज आप टीवी के माध्यम से बोलो, आपके पंजाब के सीएम, आपके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी क्यों नहीं आने दे रहे? क्यों नहीं आने दे रहे? क्यों आप सिर्फ वहां पे गुंडों की राजनीति करते हो, माफियों के लिए बोलते हो? क्यों आप पूरे समाज के लिए नहीं सोचते हो? क्या जिस व्यक्ति को उन्होंने मारा वो यूपी का नागरिक नहीं है? क्या जिन लोगों को उन्होंने लूटा वो यूपी के नागरिक नहीं है? जिनको उन्होंने परेशान किया वो यूपी के नागरिक नहीं? इससे पता चलता है आप सिर्फ और सिर्फ एक धर्म की वोटों की ठेकेदारी करते हो। जब आपको लग रहा है उस ठेकेदारी में कुछ गड़बड़ होगी तो आप परेशान हो, आप दुखी हो। ठेकेदारी का समय निकल गया। आज मुस्लिम समाज समझता है, जो राष्ट्रवादी हैं, जो जनता के लिए काम करते हैं, प्रदेश की भलाई कर सकते हैं, देश की भलाई कर सकते हैं, उन्हीं को वोट करना है। आपकी ठेकेदारी अब और नहीं चलेगी। ये राजशाही नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी। चलिए ठीक है अजमल खान जी, चलिए ठीक है, आप लोग की बात हो गई। अजमल खान जी, मुझे बताइए क्या फायदा पहुंचाया बीजेपी ने आपको? भाई थोड़ा मुझे लगता है आप ही बता दें, क्योंकि पार्टियां कह रही हैं अन्य कि आपको फायदा पहुंचा रही भारतीय जनता पार्टी। क्या फायदा पहुंचाया इन्होंने हैदराबाद में आपको? अरे भाई, इंदिरा गांधी जी ओवैसी साहब के फादर सलाउद्दीन साहब से मिलने गई थी तो कुछ तो फायदा पहुंचाया होगा। जब मनमोहन सिंह की सरकार चल रही थी, हमारी जरूरत थी तो कुछ तो फायदा पहुंचाया होगा भाई। अब
शिवसेना फायदा इनको पहुंचा रही है, उसका इनके पास जवाब नहीं है। बीजेपी के साथ ही बैठे हैं महबूबा मुफ्ती को भूल करके। तो ये राजनीति है, अभी आगे बढ़ने दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ सारा दुख यही है ना कि एक मुस्लिम नेता बीच में आ गया, सबको बड़ी बेचैनी है। पार्टी को इलेक्शन होने सत्तारूढ़ दीजिए, हो वोट जाने पड़ने देते, दीजिए, सब मालूम हो जाएगा। महाराष्ट्र के नुकसान को हम ना बचाने का काम करते। अरे यही तो सवाल है ना जावेद अहमद जी, अगर आप शिवसेना के साथ चले जाएं तो आप कम्युनल नहीं होते हैं। सवाल इसी बात का है ना, अगर आप शिवसेना के साथ जाएं तो आप कम्युनल नहीं हैं। लेकिन ये अगर आ जाएं चुनाव लड़ने के लिए अपनी पार्टी के साथ, तो आप कह देंगे कि ये फायदा पहुंचा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। भाई ये दोहरी बातें क्यों कर रहे हैं? सांप्रदायिक सौहार्द को, यहाँ के सौहार्द को बिगाड़ने वाली राजनीति से संघर्ष कर रही है कांग्रेस। कौन बिगाड़ रहा है सांप्रदायिक सौहार्द? मुख्तार अंसारी को पंजाब से अजमल खान बिगाड़ रहे हैं अजमल खान बिगाड़ रहे हैं या खेमचंद शर्मा बिगाड़ रहे हैं? कौन बिगाड़ रहा है यहाँ का सौहार्द? अरे वो कानून का काम है, उसमें कांग्रेस का साधु है क्या? वो समाज सेवी है? आप बता दो टीवी पे कि मुख्तार अंसारी समाज सेवी है तो हम मान जाएंगे, हम जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी का समाज सेवी है, ये कांग्रेस का वर्कर है, इसलिए नहीं आने दे रहे। आप बोलो ना, आप टीवी पे ये बताओ कि मुख्तार अंसारी माफिया है या समाज सेवी है या वो कांग्रेस का वर्कर है, क्यों नहीं आने दे रहे आप उसको? राजनीतिक बहन के तो विधायक है, आप क्या बात करते? अरे वो यूपी में अपराधी है और आप यूपी के रहने वाले हो, यूपी के नागरिक के नाते मांग करो टीवी पे बताओ आपका विचार क्या है। आप मुख्तार अंसारी के खिलाफ हो या उसके साथ हो? आप उनको कांग्रेस का वर्कर मानते हो, समाज सेवी मानते हो या माफिया मानते हो? जनता को बताओ, जनता जानना चाहती है। आपकी दो मूली राजनीति अब नहीं चलेगी। केरल में मुस्लिम पार्टी के साथ गठबंधन, वो आसाम में मुस्लिम पार्टी के साथ गठबंधन, यहाँ पे कोई न्याय मिला तो आपको घबरा। ठेकेदारी छोड़ो, देश की बात करो, ठेकेदारी छोड़ो, जनता की बात करो, ठेकेदारी छोड़ो, सबका साथ सबका विकास के आधार पर सब शुरू करो, तभी कल्याण होगा। तो आपको कुछ नहीं पता है, आपको सब कुछ पता है, आपको सब कुछ पता है और किसी को कुछ नहीं पता, आपको ही सब कुछ पता है। अरे हमको सब पता है, आपको कुछ नहीं पता। आपके यहाँ पर ठेकेदारी होती है, ठीक है चलिए। अब अशोक यादव जी बहुत देर से कुछ कह रहे हैं भाई, उनकी आवाज भी नहीं पहुंच रही है स्पष्ट। अशोक यादव जी चलिए ठीक है। जावेद जी थोड़ा सा शांत हो जाइए। सरकार बनाने के लिए जावेद जी थोड़ा सा शांत हो जाइए। जावेद जी थोड़ा सा शांत हो जाइए। आपकी भी ऑडियो नहीं समझ में आ रही है, सब लोग एक दूसरे के बीच में बोल रहे हैं, क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अशोक यादव जी मुझे ये बताइए, चूंकि आपने कहा फायदा पहुंचा रही, भाई क्या फायदा पहुंचाया? थोड़ा बता देना, जनता भी क्लियर हो जाए। क्या फायदा पहुंचाया बीजेपी ने ओवैसी को और ओवैसी ने बीजेपी? अच्छा, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। पूरे देश के अंदर ओबीसी के भाषणों ने पूरे देश के अंदर एक जहर फैलाने का काम किया, और पूरे 2 साल के अंदर जितने भी मुस्लिम लीडर हैं सबको बाईपास कर दिया गया। टेलीविजन डिबेट में ये आ रहे हैं, इनको ये बना के साबित किसने किया कि चैनल किसके हैं? ये बिना सरकार के सहारे पे नहीं चलते हैं, और जब उनके सहारे पे चलते हैं तो ओवैसी को मुसलमानों का नेता बनाया गया। 2 साल में उन्हें हीरो बनाने का काम किया गया। जिस आदमी ने कहा था कि भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, आप मेरे गर्दन पे पैर रख दीजिए, आज उस आदमी को हीरो किसने बनाया है? पता नहीं आपके पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है। पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा है वो जनता जानती है। जनता आपके कागज नहीं देख, जनता देख रही है, जनता देख रही है। एक चर्चा है अजमल खान जी भाई देखिए, नेता बना दिया गया, जबरदस्ती पोर्ट्रे कर दिया गया, दुश्मन घोषित करे ये लोग कर देंगे। ठीक है चलिए, एक फाइनल कमेंट अजमल खान जी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1 साल की बात है, मालूम हो जाएगा कि जनता किसके साथ है, सबको अपनी हैसियत मालूम हो जाएगी। इतनी बौखलाहट का है, इनकी बौखलाहट, इनके माथे का पसीना सब कुछ कह रहा है। चलिए अजमल जी, आप किसी बात के साथ ये चर्चा मुझे अब यहीं समाप्त करने को, मेरे पास समय नहीं। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि ओवैसी किसको फायदा पहुंचाएंगे, किसको नुकसान पहुंचाएंगे, ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन हाँ, सांसद साक्षी महाराज ने जो बात कही है उससे उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है, और अब देखना यह है कि यह सियासत की गर्माहट कहां जाकर रुकती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।